बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है दुआ खान और आप देख रहे हैं प्लेस ऑफ एजुकेशन। आज की वीडियो ख़ास तौर पे उन तमाम कैंडिडेट्स के लिए है जो कंप्यूटर साइंस लेक्चरर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट के लिए कर रहे हों, चाहे वो पीपीएससी के लिए एसपीएससी हो, एफपीएससी हो, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर अभी जो एसएसटी के जो एग्ज़ाम्स आने वाले हैं जिसमें कंप्यूटर का एक प्रॉपर सब्जेक्ट है, बायोलॉजी और कंप्यूटर में जो चॉइस है, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है अपने चैनल के ऊपर। तो वो तमाम कैंडिडेट्स के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने जो कंप्यूटर साइंस के मेजर सब्जेक्ट हैं, जैसे कि नेटवर्किंग है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, एल्गोरिथम एंड डेटा स्ट्रक्चर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, फंडामेंटल्स ऑफ प्रोग्रामिंग है, कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो बेसिक टॉप इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है ना, वो आज इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी। और मेरी कोशिश रहेगी कि जिस तरह से मैं अपनी अदर वीडियोस के अंदर एक एमसीक्यू से 3 से 4 जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर करने की कोशिश करती हूँ, वही इस वीडियो में भी मैं कोशिश करूंगी। ठीक है जी। हाँ जी, तो पहला सवाल देख लेते हैं यहाँ पे, विच डेटा स्ट्रक्चर फॉलोज द लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर का टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डेटा स्ट्रक्चर आपको पता है डेटा की ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर डेटा स्ट्रक्चर की 2 टाइप्स होती हैं, लीनियर और नॉन लीनियर। लीनियर में डेटा को सिक्वेंशियल ऑर्डर में रखा जाता है और जो नॉन लीनियर उसमें हायरार्की मॉडल में रखा जाता है। यहाँ पर पूछ रहे हैं वो कौन सा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर लास्ट इन फर्स्ट आउट का प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है क्यू है, स्टैक है, लिंक लिस्ट है और ट्री है। तो इसका राइट आंसर है बी, यानी स्टैक। स्टैक फॉलो करता है लास्ट इन फर्स्ट आउट के मेथड को। और अगर मैं क्यू की बात करूँ तो क्यू फॉलो करता है फीफो के प्रिंसिपल को, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के प्रिंसिपल को, यानी जो पहले आएगा वो पहले जाएगा। यहाँ पर क्या है, जो आखिर में आएगा वो पहले जाएगा। ठीक है, ये वाला जो है ना प्रिंसिपल है, ये दोनों फॉलो करते हैं। अक्सर क्यू का भी पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको क्लियर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, विच प्रोग्रामिंग पैराडिग्म फोकसेस ऑन ब्रेकिंग डाउन प्रॉब्लम्स इनटू स्मॉलर रीयूजेबल कंपोनेंट्स। वो अच्छा, प्रोग्रामिंग के बारे में सवाल है, फंडामेंटल्स ऑफ प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है। यहाँ पर प्रोग्रामिंग मुख्तलिफ किस्म की होती है। ठीक है जी। तो ये बोल रहे हैं वो कौन सा टाइप की प्रोग्रामिंग है जिसमें फोकस किया जाता है, जिसमें बड़े बड़े जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसको छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करके उसको रीयूज़ किया जा सकता है, उसके कंपोनेंट्स को। तो यहाँ पर ऑप्शन है हमारे पास, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, फंक्शनल है, स्क्रिप्टिंग है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वो प्रोग्रामिंग जिसके अंदर ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस बना के काम करते हैं, उसमें एक लार्ज बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे हिस्से के अंदर डिवाइड करके और उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं उसको बहुत आसानी से हम एफिशिएंटली रीयूज़ कर सकते हैं, जो कि अभी जो मॉडर्न अभी जो दौर है इसके अंदर जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उसमें ऊप का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, बहुत एफिशिएंट वे है। बहरहाल यहाँ पे प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है, सिक्वेंशियल ऑर्डर में हम कंपाइलेशन करते हैं, जैसे C# है, जावा है और आपकी फोर्ट्रॉन है, कॉबोल है। दीज आर द प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। यहाँ पे जावा है आपकी फर्स्ट ऊप बेस्ड लैंग्वेज, पाइथन है, PHP है, दीज आर ऊप बेस्ड लैंग्वेजेस। फंक्शनल प्रोग्रामिंग के अंदर हमारे पास आ जाती हैं आपके पास, फंक्शनल का मुझे भी थोड़ा याद नहीं आ रहा है। यहाँ पे स्क्रिप्टिंग में आपके पास जावा स्क्रिप्ट है, PHP है, ठीक है, C# है, और ये सारी आपकी क्या है, स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज प्राइमरी पर्पस ऑफ कमेंट इन प्रोग्रामिंग। ठीक है, जो आपके प्रोग्रामिंग के अंदर कमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है, कमेंट स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है, उसका रीज़न क्या है, उसकी फंक्शनैलिटी क्या है। तो ऑप्शन है इनहेंस प्रोग्राम परफॉर्मेंस, या डॉक्यूमेंट एंड एक्सप्लेन कोड फॉर डेवलपर्स, इम्प्रूव्ड यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन, या फिर ऑप्टिमाइज मेमोरी यूसेज। तो इसका राइट आंसर है बी, यानी ये जो कमेंट स्टेटमेंट है वो इस्तेमाल किए जाते हैं डॉक्यूमेंटेशन के लिए या कोड को एक्सप्लेन करने के लिए फॉर द डेवलपर्स। ठीक है, मतलब हम जब कोड लिखते हैं डेवलपर्स, तो यहाँ पर कोड हमने क्या लिखा है, इसमें हमने किस चीज़ को परफॉर्म किया है, किस तरह की फंक्शनैलिटी यूज़ की, उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम कमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। कमेंट स्टेटमेंट वो होती हैं जिनको कंपाइलर रीड नहीं करता, इग्नोर कर देता है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो कमेंट होते हैं ये बेसिकली कुछ स्पेशल कैरेक्टर से डिनोट किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है इस वीडियो का, विच डेटा टाइप इज़ यूज टू स्टोर होल नंबर्स इन प्रोग्रामिंग। तो हमारे पास प्रोग्रामिंग में कुछ डेटा टाइप्स होते हैं जो मुख्तलिफ किस्म के डेटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो पूछ रहे हैं होल नंबर्स को स्टोर करने के लिए कौन सा डेटा टाइप यूज़ होता है।
तो यहाँ पर ऑप्शन है फ्लोट है, चार है, इंट है, बूल है, दीज आर द कीवर्ड्स एक्चुअली, ठीक है। यहाँ पर इसका राइट आंसर है सी यानी इंट। इंट एक कीवर्ड है जिसकी फुल फॉर्म है इंटीजर, ठीक है। ये स्टोर यूज किया जाता है होल नंबर्स या नंबर्स को स्टोर करने के लिए, ठीक है। चार है, ये कैरेक्टर्स को स्टोर करने के लिए किया जाता है, जैसे आपका एक सी है या ए है या सिंगल बी है, ये एक सिंगल कैरेक्टर्स को स्टोर करने के लिए। फ्लोट आपका एक डेटा टाइप है जो डेसिमल नंबर्स होते हैं ना, जैसे 2.1 है, 3.2 है, इस तरह के जो नंबर्स होते हैं उसको स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। आपका बूल है, ये आपका कीवर्ड है जिसके फुल फॉर्म है बूलियन, जो ट्रू और फॉल्स की जो वैल्यूज़ होती हैं जैसे 0 और 1, इनको स्टोर करने के लिए आपका ये इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है जी। नेक्स्ट है इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द रोल ऑफ अ कंपाइलर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोग्रामिंग। कंपाइलर बेसिकली आपका ट्रांसलेटर होता है जो आपके हाई लेवल कोड को या हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करने का काम करता है, यानी सोर्स कोड को मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट करने का काम करता है, ठीक है जी। बेसिकली हमारे पास तीन तरह के ट्रांसलेटर होते हैं, एक होता है कंपाइलर, दूसरा होता है आपका इंटरप्रीटर और तीसरा होता है असेंबलर, ठीक है। तीनों का काम सेम होता है, ट्रांसलेट करना, बट तीनों के काम करने का तरीका अलग है। जैसे क्लास में टीचर्स बहुत सारे आते हैं, सबका काम पढ़ाना है, बट सबका पढ़ाने का तरीका अलग है, दिस इज सेम लाइक दैट, ठीक है जी। तो यहाँ पर कंपाइलर आपका क्या करता है, ऑप्शन देख लेते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पे लिखा हुआ है इट कन्वर्ट्स एंटायर सोर्स कोड इनटू मशीन कोड, तो ए इसका राइट आंसर है, ठीक है जी। ये आपका कंपाइलर है, ये तमाम कोड को एक साथ सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करने का काम करता है। इंटरप्रीटर को मैं ये क्लियर कर देती हूँ, इंटरप्रीटर आपका क्या करता है, कोड को लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है इट एग्जीक्यूट प्रोग्राम लाइन बाय लाइन, तो ये लाइन जो है वो करेक्ट है किसके लिए, इंटरप्रीटर के लिए, ठीक है। और असेंबलर जो है वो आपका सिर्फ और सिर्फ असेंबली लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए सेकेंड जनरेशन में बनाया गया था, ठीक है जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ प्राइमरी की इन अ डेटाबेस टेबल। ये डेटाबेस का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कीज से रिलेटेड, ठीक है। तो जो प्राइमरी की होती है वो डेटाबेस के टेबल में क्यों यूज की जाती है, उसका फंक्शन क्या होता है। तो ऑप्शन है यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए, टू ईच रिकॉर्ड इन अ टेबल, या अलाउ एक्सेस टू द डेटाबेस, या डिफाइन द टेबल स्ट्रक्चर, या स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है ए, यानी टू यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड इन अ टेबल, यानी आपके पास डेटाबेस में जो टेबल होता है उसमें जो रिकॉर्ड्स होते हैं, रिकॉर्ड कहते हैं एक सिंगल रॉ के अंदर जितना भी किसी भी स्पेसिफिक बंदे का या किसी भी चीज़ का डेटा है उसको कहते हैं रिकॉर्ड, ठीक है। उस रिकॉर्ड को पूरे डेटाबेस में यूनिक बनाने के लिए हम प्राइमरी की का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ नॉर्मलाइजेशन इन डेटाबेस डिजाइन। तो नॉर्मलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पिछले साल के शायद पेपर्स में, पीपीएससी के पेपर्स के अंदर नॉर्मलाइजेशन का टॉपिक बहुत ज़्यादा पूछा गया है डेटाबेस के पोर्शन के अंदर। मैं अभी शाम में देख रही थी ये वाला। बहरहाल यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन का मकसद पूछा है डेटाबेस डिज़ाइन के अंदर। तो ऑप्शन है टू ऐड रिडंडेंसी टू द डेटाबेस, या टू रिमूव डुप्लीकेट डेटा, या टू स्पीड अप डेटाबेस क्वेरीज, या इंक्रीज डेटा कंसिस्टेंसी, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है ए, यानी इसका राइट आंसर है टू रिमूव डुप्लीकेट डेटा, ठीक है। यहाँ पर जो रिडंडेंट डेटा होता है उसको रिमूव करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए इस्तेमाल की जाती है आपकी नॉर्मलाइजेशन, ठीक है जी। Which normal form ensures that there is no transitive functional dependencies in a database table? ठीक है, जो हमारे पास कुछ नॉर्मल फॉर्म्स होती हैं, जो बेसिकली ये टेक्निक होती है जो इस्तेमाल की जाती है डेटाबेस में हम जब टेबल डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं वो कौन सी नॉर्मल फॉर्म है जो इंश्योर करती है कि आपके टेबल के अंदर कोई ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं है। तो यहाँ पे आपके पास है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, या फिर BCNF नॉर्मल फॉर्म। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो है सी, यानी थर्ड नॉर्मल फॉर्म, ठीक है जी। ये तीनों चारों नॉर्मल फॉर्म्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है नॉर्मलाइजेशन नॉर्मल फॉर्म्स का। नंबर 9 है, विच नेटवर्क टोपोलॉजी कनेक्ट्स ऑल डिवाइसेस टू अ सेंट्रल हब और स्विच, ठीक है। ये नेटवर्किंग का क्वेश्चन है, ठीक है। टोपोलॉजीज के हवाले से ये सवाल, टोपोलॉजी को तो
अच्छी तरीके से आप लोगों ने क्लियर कर लेना, उसके सारे कॉन्सेप्ट, तमाम टोपोलॉजीज़ के कि कौन सी टोपोलॉजी किस तरह से डिज़ाइन होती है, क्या उसका कॉन्सेप्ट होता है। बहरहाल यहाँ पे बोल रहे हैं वो कौन सी टोपोलॉजी है जो जिसमें आपकी जितनी भी डिवाइसेस होती हैं वो कनेक्ट होती हैं सेंट्रल डिवाइस के, दैट कैन बी हब और स्विच, डिपेंड करता है कि हब यूज़ किया है कि स्विच यूज़ किया है। तो बेसिकली इस तरह की जो टोपोलॉजी होती है उसको हम कहते हैं स्टार टोपोलॉजी, ठीक है, जो लुकिंग लाइक कुछ इस तरीके से होती है, ठीक है, इसको हम कहते हैं स्टार टोपोलॉजी। सो दिस इज बी इज़ अ राइट आंसर, ठीक है। और बस में क्या होता है, हमारी जो डिवाइसेस होती हैं वो सीक्वेंशियल ऑर्डर में एक सेंट्रल वायर के साथ इस तरह से कनेक्ट होती हैं विद एडजेसेंट नोड्स। रिंग में आपके पास सारी डिवाइसेस रिंग के अंदर कनेक्ट होती हैं इस तरीके से, ठीक है। मैश टोपोलॉजी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। मैश टोपोलॉजी में क्या होता है कि आपकी जितनी भी डिवाइसेस होती हैं नेटवर्क के अंदर वो हर एक डिवाइस दूसरी डिवाइस से डायरेक्टली कनेक्टेड होती है। ये डिवाइस इससे भी कनेक्ट होगी, इससे भी कनेक्ट होगी और इससे भी कनेक्ट होगी, सेम ये डिवाइस इससे भी कनेक्ट होगी, सेम इसी से भी कनेक्ट होगी और इससे भी कनेक्ट होगी, ठीक है जी। ये इस तरह से तमाम टोपोलॉजीज़ के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, विच नेटवर्क डिवाइस ऑपरेट्स एट द फिजिकल लेयर ऑफ द OSI मॉडल, ठीक है। जो OSI मॉडल है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेक्चर आर के अंदर। मैंने PPSC के अभी मैं पास पेपर चेक करी थी शाम में, तो मैंने देखा कि उसमें जो OSI मॉडल के जो लेयर्स हैं ना, तकरीबन नेटवर्किंग का जो पोर्शन में जो सवाल किए हुए हैं तो वो ज़्यादातर उन्होंने OSI मॉडल के हवाले से किए हुए हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहरहाल इसमें ये पूछ रहे हैं कि OSI मॉडल की जो फिजिकल लेयर होती है विच इज़ फर्स्ट लेयर, ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी नेटवर्क डिवाइस यूज़ होती है। सो यहाँ पर ऑप्शन है राउटर है, रिपीटर है, हब है और बोथ A एंड B है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है A एंड B, यानी आपका सॉरी यहाँ पर मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, यहाँ पर होगा B और C, ठीक है, B और C, ठीक है, ये थोड़ी सी मुझसे मिस्टेक हो गई है। यहाँ पर यूज़ होती है आपकी फिजिकल लेयर पे रिपीटर और हब यूज़ होता है। राउटर जो है वो आपकी जो है ना उस पर यूज़ होता है नेटवर्क लेयर के ऊपर, नेटवर्क लेयर के ऊपर यूज़ होता है, और रिपीटर और हब यूज़ होता है आपकी फिजिकल लेयर के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, विच एड्रेसिंग स्कीम इज़ यूज्ड इन IPv6, ठीक है। हमारे नेटवर्क एड्रेस दो तरह के होते हैं, IPv4 और IPv6। यहाँ पे बात करें कि IPv6 की एड्रेसिंग स्कीम जो यूज़ की जाती है वो कौन सी होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है C, यानी 128 बिट, ठीक है। जो आपका IPv6 का जो एड्रेस होता है वो 6 ऑक्टेट्स के ऊपर होता है। इस तरह से इसके 6 ऑक्टेट्स होते हैं, ठीक है, और हर एक ऑक्टेट जो है वो कॉलन्स से जो है ना सेपरेटेड होता है। IPv4 में डॉट से सेपरेटेड होता है, इस तरह से कॉलन से सेपरेटेड होता है, और ये अल्फा न्यूमेरिक नंबर होते हैं। और अगर हम इसको बिट्स की फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ये टोटल 128 बिट्स बनते हैं। सो ये है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ नेट, यानी नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन इन नेटवर्किंग। नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन बेसिकली ये जो है एक टेक्निक होती है जो राउटर के ऊपर इस्तेमाल की जाती है, और इसका जो रीज़न होता है ये होता है कि जो आपके प्राइवेट IP एड्रेसेस होते हैं उसको पब्लिक के अंदर कन्वर्ट करना, ठीक है। तो जो भी लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर प्राइवेट IP एड्रेसेस यूज़ हुए होते हैं उसको पब्लिक IP एड्रेसेस में कन्वर्ट करने के लिए एक टेक्निक यूज़ की जाती है राउटर के ऊपर, ठीक है जी। तो इसका जो अभी ये थोड़े से लेंथी हैं इसके जो क्या कहते हैं ऑप्शंस हैं, तो मैं इसको जना इसका जो राइट आंसर है वो मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर कि इसका जो राइट आंसर है वो है टू मैप प्राइवेट IP एड्रेसेस टू पब्लिक IP एड्रेसेस, यानी D इसका क्या है राइट आंसर है, ठीक है। इसके ऊपर मैप किया जाता है किस पे, प्राइवेट IP एड्रेसेस पे, इसको क्या करने के लिए, पब्लिक IP एड्रेसेस के अंदर इसको कन्वर्ट करने के लिए। तो इसका राइट आंसर है D। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, विच नेटवर्क प्रोटोकॉल इज़ यूज फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल्स, ठीक है। यहाँ पर जो ईमेल्स के लिए प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है वो होता है SMTP प्रोटोकॉल। सो इसका राइट आंसर है C, और इसकी फुल फॉर्म होती है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है जी। और अगर HTTP की बात करें तो ब्राउज़र के लिए इस्तेमाल किया जाता है। FTP जो है वो फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए, ठीक है, इस्तेमाल किया जाता है। सर्वर से फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए FTP प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है, जिसकी फुल फॉर्म है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और HTTP की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये है आपका DHCP प्रोटोकॉल, ये यूज़ किया जाता है आपका ISP इसको यूज़ करता है ऑटोमेटिक IP एड्रेसेस जो है ना वो प्रोवाइड करने के लिए यूज़र्स को। अच्छा जी, तो ये जो जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं ना, तकरीबन जो मेजर प्रोटोकॉल्स हैं वो तकरीबन कोई 30 के करीब 25-30 प्रोटोकॉल हैं जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं।
तो इनकी फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए और उनके पर्पस पता होना चाहिए कि कौन सा वाला जो नेटवर्क प्रोटोकॉल है वो किस लिए इस्तेमाल होता है। नेटवर्किंग से रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यूज़ की मैंने अलग से एक सेपरेटेड वीडियो बनाई है जिसमें मैंने बहुत सारे प्रोटोकॉल और उसके पोर्ट नंबर्स, ये सारी चीज़ें नेटवर्किंग के हवाले से, डेटा कम्युनिकेशन के हवाले से मैंने कवर की है। इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आपको देखना हो तो। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ सबनेट मास्क इन नेटवर्क। ठीक है, जो सबनेट मास्क होता है नेटवर्किंग के अंदर जो इस्तेमाल किया जाता है उसका रीज़न क्या होता है। बेसिकली हमारे जो आईपी एड्रेसेस होते हैं, जो तकरीबन अगर मैं आईपी एड्रेस 4 की बात करूं तो वो उसके 4 ऑक्टेट होते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, इस 4 ऑक्टेट का जो आईपी एड्रेस है, IPv4 एड्रेस, इसमें कुछ जो पोर्शन होता है वो होता है नेटवर्क पोर्शन और कुछ पोर्शन होता है होस्ट पोर्शन। अब कैसे पता चलेगा कि इसमें से ये 2 ऑक्टेट जो है नेटवर्क के हैं या फिर ये 3 नेटवर्क के हैं और 1 होस्ट का है, या फिर ये 1 नेटवर्क का है और ये 3 होस्ट के हैं, कैसे पता चलेगा। ठीक है, नेटवर्क पोर्शन वो जो असाइन करता है आपकी कंपनी या जो भी यहाँ से भी आपने आईपी एड्रेसेस लिया है, ठीक है, वो उस चीज़ को इंडिकेट करता है। और होस्ट वाला जो पोर्शन होता है वो इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि ये स्पेसिफिक एक डिवाइस के लिए यूनिक है जो दुनिया में किसी से भी मैच नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे पता चलेगा कि कौन सी क्लास का आईपी एड्रेस आप यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि 4 क्लासेस होती हैं जिसके बारे में अपनी वीडियो में भी बताया हुआ है। तो बहरहाल यहाँ पर सबनेट मास्क का इस्तेमाल होता है किस चीज़ के लिए, कि ये आइडेंटिफाई कराने के लिए कि आईपी एड्रेस में कितना पोर्शन जो है वो नेटवर्क का पोर्शन है और कितना पोर्शन आपका होस्ट का पोर्शन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, यानी टू डिटरमाइन द नेटवर्क पोर्शन ऑफ एन आईपी एड्रेस। ठीक है, आईपी एड्रेस का जो नेटवर्क पोर्शन होता है और होस्ट पोर्शन होता है उसको डिटरमाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ कर्नल इन ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम के इस तरह एमसीक्यूज आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट इज द रोल नंबर ऑफ द कर्नल इन ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम का सवाल है, ये कर्नल के बारे में पूछा है। कर्नल बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम का ही एक कोर एलिमेंट होता है, कोर पार्ट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। अब इसका रोल क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो देख लेते हैं। ऑप्शन है मैनेज यूजर एप्लीकेशंस, प्रोवाइड अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, मैनेज हार्डवेयर रिसोर्सेज और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। तो बेसिकली इसका जो राइट आंसर है वो है सी। ये क्या करता है, आपकी जो मैनेज करता है हार्डवेयर रिसोर्सेज को, जैसे प्रोसेसर है, आपकी मेमोरीज हैं, इंटरप्ट कॉल्स हैं, सिस्टम कॉल्स हैं, ये आपकी जितने भी हार्डवेयर रिसोर्सेज है ना, जिससे आपका पूरा सिस्टम चल रहा है, उन रिसोर्सेज को मैनेज करने का काम करता है आपका कर्नल। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, विच मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक इन्वॉल्व डिवाइडिंग मेमोरी इनटू फिक्स साइज पार्टीशन। तो यहाँ पर मेमोरी मैनेजमेंट की जो टेक्निक है पूछ रहे हैं, उसमें जब हम मेमोरी को डिवाइड करते हैं और उसको फिक्स साइज एलोकेट करते हैं, तो उस टेक्निक को हम क्या कहते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। पेजिंग कहते हैं, सेगमेंटेशन कहते हैं, वर्चुअल मेमोरी कहते हैं, पार्टीशनिंग कहते हैं। तो उसको हम बेसिकली पार्टीशनिंग कहते हैं, जिसमें हम अपनी हार्ड डिस्क जो भी होती है हमारी, SSD जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, उसमें हम पार्टीशन बनाते हैं कि भाई ये इसका अलग पार्टीशन है, इसका साइज़ जो है वो 15 MB है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है जी, और इसका साइज़ जो है वो 70 MB है, या फिर इसका साइज़ जो है वो इतना GB है या इतना TB है। ठीक है, इसको हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, विच शेड्यूलिंग एल्गोरिथम प्रोवाइड्स द हाईएस्ट एवरेज रिस्पॉन्स टाइम। ठीक है, शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के बारे में पूछ रहे हैं, जो प्रोसेसर के ऊपर की जाती है, एल्गोरिथम्स के बेसिस के ऊपर हमारा प्रोसेसर, हमारा सिस्टम काम करता है। तो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम से मुराद ये है कि जब हमारे पास रैम से प्रोसेसर के पास जब इनपुट्स आते हैं फॉर द प्रोसेस होने के लिए, तो हमारा प्रोसेसर जो होता है वो एक एल्गोरिथम की बेसिस के ऊपर काम करता है। उसको ये पता होता है कि भाई कब किससे क्या लेना है और कितना इनपुट्स लेना है और उसको कैसे प्रोसेस करना है, फिर अगर वो प्रोसेस हो जाए तो उसको टर्मिनेट करना है, या अगर नहीं हुआ है तो फिर उसको वेटिंग लिस्ट में भेजना है। तो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, ठीक है, और उसको हर एक प्रोसेस को कितना टाइम देना है, दिस इज़ लाइक दैट। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं जो कौन सा एल्गोरिथम है जो प्रोवाइड करता है सबसे ज़्यादा एवरेज रिस्पॉन्स टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे एल्गोरिथम होते हैं अकॉर्डिंग टू ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पर राउंड रिबन होता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होता है, शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट होता है, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग होती है। ये डिफरेंट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम होते हैं। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा एवरेज रिस्पॉन्स टाइम देता है वो होता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ठीक है, तो बी इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ एन इंटरप्ट हैंडलर इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में एक इंटरप्ट हैंडलर होता है उसका रीज़न क्या होता है, उसका फंक्शन क्या होता है। तो ऑप्शन है टू मैनेज यूज़र इनपुट, टू हैंडल एरर्स इन द सिस्टम, टू रिस्पॉन्ड टू हार्डवेयर इंटरप्ट्स, या फिर टू शेड्यूल प्रोसेस। तो भाई इसका काम होता है रिस्पॉन्ड करना हार्डवेयर इंटरप्ट्स को। जब वहाँ प्रोसेस अपना काम कर रहा होता है प्रोसेसर, तो उस दौरान के अंदर आपके जो हार्डवेयर्स होते हैं, जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, अपनी रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, उस टाइप पे अगर कोई हार्डवेयर आपका इंटरप्ट जनरेट करता है तो क्या करता है आपका प्रोसेसर, उस इंटरप्ट हैंडलर को रिटर्न कर देता है और फिर प्रोसेसर अपना जो काम है अपने प्रोसेसेस को जारी रखता है। तो उसका बेसिकली काम होता है रिस्पॉन्ड करना हार्डवेयर इंटरप्ट्स को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ अ मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। हमारे पास कुछ सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं और कुछ आपके मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। तो बोल रहे हैं इसके अंदर से वो कौन सा है जो मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम ये मल्टी यूज़र है, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन ये भी मल्टी यूज़र है, और रिसोर्स एलोकेशन ये भी मल्टी यूज़र है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सिंगल यूज़र लॉगिन, यानी सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो आपका मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम का फीचर नहीं है। ठीक है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सिंगल यूज़र है और कौन सा मल्टी यूज़र है। सवाल इस तरीके से भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज डिजाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क लाइक वर्ड प्रोसेसिंग और ग्राफिक डिजाइनिंग या फिर ग्राफिक डिज़ाइन। ठीक है जी, तो यहाँ पे वो कौन से टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं जो परफॉर्म करते हैं स्पेसिफिक टास्क, क्योंकि सॉफ्टवेयर की मुख्तलिफ किस्म की टाइप्स होती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या फिल्मवेयर सॉफ्टवेयर। तो बेसिकली हमारे पास जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है ये तो आपके जितने भी हार्डवेयर रिसोर्सेज होते हैं उसको मैनेज और कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है जी, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो। तो यहाँ पर जो स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए होता है वो होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसे कि आपका व्हाट्सएप है, फेसबुक है, पबजी गेम है, वर्ड प्रोसेसिंग है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के सॉफ्टवेयर हैं मुख्तलिफ किस्म के, प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर जो होते हैं आपके जैसे इलस्ट्रेटर है, ये MS ऑफिस है, ये सारे आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो किसी एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करते हैं, जबकि सिस्टम सॉफ्टवेयर मल्टीटास्किंग करता है। ठीक है, उसके पास डिफरेंट टाइप के जो है ना इंस्ट्रक्शंस होती हैं, डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ होती हैं उसकी। बहरहाल यहाँ पे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम का ही हिस्सा होते हैं। ये बेसिकली मेंटेनेंस और सिक्योरिटी देखते हैं आपके सिस्टम की, मेंटेनेंस और सिक्योरिटी से रिलेटेड होते हैं। फिल्मवेयर सॉफ्टवेयर वो बेसिकली सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कंपनी बिल्ट इन सॉफ्टवेयर होते हैं, जो एक दफ़ा सिस्टम में एक दफ़ा मतलब इंस्टॉल कर दिए जाएँ तो उसको रिमूव करना मुश्किल होता है। जैसे मिसाल के तौर पे आपके रोम के अंदर जो सॉफ्टवेयर होता है ना, बायोस का सॉफ्टवेयर जो होता है वो आपका फिल्मवेयर सॉफ्टवेयर होता है। जो आपके कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं जिसमें कंपनी बिल्ट इन इंस्ट्रक्शन आती हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जैसे आपका फॉर एग्जांपल घर के अंदर वॉशिंग मशीन है, वो भी कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन से चलती है। उसके अंदर जो चिप मौजूद है उस चिप में जो सॉफ्टवेयर मौजूद है जिसकी बेसिस के ऊपर वो तकरीबन 15 मिनट के लिए चलता है, आधा घंटे के लिए जो एक राउंड चलता है, फॉर एग्जांपल समझा रही हूँ, तो वो बेसिकली इंस्ट्रक्शन पे ही काम कर रहा है। तो वो उसमें जो सॉफ्टवेयर है वो फिल्मवेयर सॉफ्टवेयर कहलाता है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, What does the term BIOS stand for in computer hardware। ठीक है, जो BIOS है अभी जैसे मैंने बात करी, BIOS आपकी का फुल फॉर्म पूछ रहे हैं यहाँ पर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। यानी जब हम सिस्टम को बूट करते हैं तो उसमें जब आपके जो कंप्यूटर को स्टार्ट करने की जो इन्फॉर्मेशन होती है कि कैसे कंप्यूटर को स्टार्ट करना है, ठीक है, तो ये सारी BIOS इन्फॉर्मेशन होती हैं जो आपकी रोम के अंदर होती हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट है, Which type of connector is commonly used to connect a monitor to a computer। ठीक है, वो कौन सा कनेक्टर है जो कॉमनली यूज्ड होता है मॉनिटर के अंदर कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पर डिफरेंट कनेक्टर्स हैं, जैसे कि आपका USB है, HDMI है। HDMI का जो फुल फॉर्म है वो है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। ठीक है जी, VGA है जिसका है वीडियो ग्राफिक एरे। इथरनेट ये केबल है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है, ये कनेक्टर है बेसिकली, ये भी इस्तेमाल होता है, ये भी इस्तेमाल होता है। और USB ये बिल्कुल नहीं होती है। ठीक है जी, यहाँ पर ये दोनों इस्तेमाल होते हैं, बट बात करें कॉमनली यूज जो होता है ना वो कौन सा होता है, तो इसका राइट आंसर है बी, यानी HDMI, यानी हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। ठीक है जी, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 है, विच कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल इज कॉमनली यूज फॉर वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क।
ठीक है। वायरलेस एरिया लोकल नेटवर्क जो होता है आपका, उसके अंदर कौन सा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज़ होता है कॉमनली? तो ऑप्शन है इथरनेट, वाईफाई, यूएसबी या एचडीएमआई। तो इसका जो राइट आंसर है वो है वाईफाई, क्योंकि ये एक केबल है, और यूएसबी ये भी एक हार्डवेयर डिवाइस है, एचडीएमआई ये आपका कनेक्टर है। तो इसका जो वायरलेस लोकल एरिया नेट वो है प्रोटोकॉल, वो है वाईफाई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 है, विच टाइप ऑफ प्रिंटर यूजेस टिनी डॉट्स टू फॉर्म कैरेक्टर्स एंड इमेजेस ऑन अ पेपर? ठीक है, वो कौन सा प्रिंटर है जो वो बारीक बारीक डॉट्स की फॉर्म में किसी कैरेक्टर को प्रिंट करता है या फिर जो है ना इमेज को प्रिंट करता है? तो यहाँ पर है ऑप्शन है इंकजेट प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर्स। ठीक है, तो यहाँ पर इंकजेट प्रिंटर ये आपका नॉइजलेस प्रिंटर होता है, इसके अंदर जो है ना इंक का इस्तेमाल किया जाता है। लेज़र प्रिंटर में आपका लाइट का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, और ये भी आपका क्या होता है, नॉइजलेस प्रिंटर होता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो होता है ना, ये बेसिकली इसका राइट आंसर है, ये आपका नॉइजी प्रिंटर होता है। इसके अंदर हैमर का यूज़ किया जाता है प्रिंटिंग के लिए किसी पेपर के ऊपर। इसमें पेपर और प्रिंटर के दरमियान एक फिजिकल मैकेनिज्म होता है जिसके ज़रिए आपका इमेज और कैरेक्टर्स को प्रिंट करता है। बाकी ये थर्मल प्रिंटर भी आपका नॉइज़लेस प्रिंटर होता है, और ये इसके अंदर जो प्रिंटिंग करने के लिए हीट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन। अच्छा, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ अ नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इन अ कंप्यूटर? ठीक है, नेटवर्किंग का ये एक एमसीक्यूज़ है। यहाँ पर पूछते हैं जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है उसका फंक्शन क्या होता है? तो ऑप्शन है टू कनेक्ट टू अ नेटवर्क, टू स्टोर डेटा, टू प्रोसेस ग्राफिक्स, टू प्रोवाइड पावर टू कंपोनेंट्स। सो इसका राइट आंसर है ए, यानी टू कनेक्ट टू अ नेटवर्क। बेसिकली आपके पास जहाँ पे वो एक इस तरह से आपकी एक पोर्ट लगी होती है पीछे आपके बैक साइड के ऊपर सिस्टम के। ठीक है, ये बेसिकली आपका एनआईसी कार्ड होता है, इसके यहाँ पर लगता है, और इसको हम इस्तेमाल करते हैं किसी एक नेटवर्क में दो डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए बाय यूजिंग द वायर। और ये वायरलेस भी हो सकता है क्योंकि हमारे पास एनआईसी कार्ड में वायरलेस और वायर्ड दोनों तरह की फैसिलिटी मौजूद होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 है, व्हाट इज द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस? इनमें से वो कौन से डिवाइस है जिसको हम नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस कहते हैं? तो ऑप्शन है फायरवॉल, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, इंक्रिप्शन टूल या की लॉगर। तो इसका राइट आंसर है फायरवॉल। ठीक है, ये फायरवॉल जो है वो हार्डवेयर के फॉर्म में भी अवेलेबल होती है और प्लस ये सॉफ्टवेयर की फॉर्म में भी अवेलेबल होती है। ठीक है। अच्छा, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ये आपको पता है ये क्या होते हैं? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो हमें वायरस से प्रोटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इंक्रिप्शन टूल ये बेसिकली किसी डेटा को जो कोई मतलब क्रूशियल डेटा होता है उसको इनक्रिप्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसको डिक्रिप्ट करने के लिए स्पेसिफिक की होती है, वो यूज़ की जाती है उसको अनलॉक करने के लिए। अच्छा, की लॉगर बेसिकली एक मेलवेयर है और ये इस्तेमाल किया जाता है किसी के डिवाइस पे मौजूद डेटा को ट्रैक करने के लिए। ठीक है, यानी किसी इंफॉर्मेशन को स्टील करने के लिए, और ये बहुत कॉमन मेलवेयर है जो बहुत इस्तेमाल होता है। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 27 है, विच ऑफ द फॉलोइंग बसेस इज कॉमनली यूज फॉर द कनेक्टिंग एक्सटर्नल डिवाइसेस सच एज प्रिंटर एंड द कीबोर्ड्स? ठीक है, तो जो बसेस होती हैं बेसिकली इलेक्ट्रॉनिकल पार्ट्स होती हैं आपकी सिस्टम के अंदर जो डेटा को, एड्रेस को, मेमोरी को, ये सारी चीज़ों को कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती हैं। ठीक है जी, जैसे हमारे यहाँ जैसे गाड़ियाँ होती हैं ना, एक जगह से पैसेंजर को उठा के दूसरी जगह ड्रॉप करती हैं, इस तरह से जो ना सर्विसेज देती हैं आपको मदरबोर्ड के अंदर, सिस्टम के अंदर। तो यहाँ पे बोल रहे हैं वो कौन सी बस है जो इस्तेमाल होती है, जो यूज़ की जाती है कनेक्ट करने के लिए एक्सटर्नल डिवाइसेस को, जैसे प्रिंटर है, कीबोर्ड्स है, माउस है, हार्ड ड्राइव्स हैं। ठीक है, जो एक्सटर्नल ड्राइव्स होती हैं उनको कनेक्ट करने के लिए। तो ऑप्शन है सिस्टम बस, एक्सपेंशन बस, मेमोरी बस, कंट्रोल बस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है एक्सपेंशन बस। ठीक है, ये इस्तेमाल की जाती है एक्सटर्नल डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए विद द सीपीयू। नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ मेलवेयर इज डिजाइन टू ब्लॉक एक्सेस टू कंप्यूटर सिस्टम और डेटा अंटिल अ रैंसम इज पेड? ठीक है, अच्छा यहाँ पे बोल रहे हैं वो कौन सा मेलवेयर है? मेलवेयर कहते हैं मिलीशियस सॉफ्टवेयर को, जो हार्म सॉफ्टवेयर्स होते हैं। ठीक है, वो डिज़ाइन किया जाता है किसी सिस्टम के एक्सेस को ब्लॉक करने के लिए। ठीक है, अनटिल रैंसम इस पे, यानी कोई पैसे वगैरह जब तक हम उसको पे नहीं करते हैं
तो यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के मेलवेयर्स हैं, वायरस है, वॉर्म है, ट्रोजन हॉर्स है, रैंसमवेयर है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है रैंसमवेयर। बहुत डेंजरस वायरस है ये रैंसमवेयर। अगर किसी के सिस्टम में आ जाए तो सारा डेटा को इनक्रिप्ट कर देता है। फिर जब तक आप उसको पैसे ना पे करो अटैकर को जो अटैक करता है, तब तक वो आपका डेटा को डिक्रिप्ट नहीं करता, और तब भी कोई चांस नहीं होता कि वो डिक्रिप्ट करेगा कि नहीं करेगा। ट्रोजन हॉर्स बेसिकली आपके डाउनलोडिंग वगैरह से आपके आ जाते हैं ये मेलवेयर। ये बेसिकली दिखने में कुछ होता है और ये जब सिस्टम में आ जाता है तो ये अपना रंग कुछ और ही दिखाता है, ठीक है। इसके अलावा वॉर्म है, ये आपके सिस्टम में डाउनलोडिंग के ज़रिए आ जाता है, ईमेल्स के ज़रिए आ जाता है, और ये आने के बाद आपके सिस्टम में रेप्लिकेट कॉपीज़ बना लेता है और सिस्टम को इतना फुल कर देता है कि फिर ये हैंग हो जाता है और फिर इसके ऊपर आसानी से अटैक कर दिया जाता है। वायरस आपको पता है किसे कहते हैं, ठीक है, इट्स अ कॉमन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 है, विच सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल एम्फेसाइज कंटिन्यूअस फीडबैक एंड आइटरेटिव डेवलपमेंट। ठीक है जी, तो यहाँ पर ये जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा ये सवाल इस तरह के आते हैं लेक्चरर के पेपर्स के अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड। ये बोल रहे हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वो कौन सा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल है, ठीक है, जो एम्फेसाइज किया जाता है कंटिन्यूअस फीडबैक और आइटरेटिव डेवलपमेंट के लिए कस्टमर से, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर हाउसेस के अंदर ये मॉडल्स इस्तेमाल होते हैं। बेसिकली ये सारे मॉडल्स इस्तेमाल होते हैं किसी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए। एक तरीक़ेकार होता है, एक मेथड होता है जिसको सॉफ्टवेयर हाउस फॉलो करते हैं। तो ये डिफरेंट मॉडल्स हैं, वाटरफॉल मॉडल है, स्पायरल मॉडल है, अजाइल मॉडल है, वी मॉडल है। तो यहाँ पे जो इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर है वो है अजाइल मॉडल, ठीक है। बाकी स्पायरल मॉडल और ये वाटरफॉल मॉडल, वी मॉडल, इससे रिलेटेड मैं एक अदर वीडियो बनाऊंगी क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है टॉपिक। अच्छा जी, नेक्स्ट है जो कि इस वीडियो का लास्ट है, इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट व्हाट डज द टर्म स्केलेबिलिटी रेफर्स टू। स्केलेबिलिटी का मतलब क्या है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, यानी एबिलिटी टू हैंडल वर्कलोड विदाउट परफॉर्मेंस लॉस। यानी आपका जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है वो इतना स्केलेबल होना चाहिए कि अगर बीच में या कहीं पे किसी पॉइंट पे कोई इशू आता है तो वहाँ पर आपकी परफॉर्मेंस पे कोई फ़र्क ना पड़े। आपका प्रोग्राम आपका जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है वो इतना ज़्यादा स्मूथ और फ्लेक्सिबल होना चाहिए, उसमें इतनी गुंजाइश होना चाहिए। दिस इज़ द मीनिंग ऑफ स्केलेबिलिटी, ठीक है जी। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ अपने सर्कल में इसको ज़रूर शेयर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताएं। अल्लाह हाफिज़।